अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आज हम दूध पे बात करेंगे। दूध को कहते हैं कि ये एक मुकम्मल ग़िज़ा है। ये किस तरह मुकम्मल ग़िज़ा है? और फिर हम सुनते हैं कि जी हम दूध पैदा करने वाले बड़े ममालिक में शामिल हैं, लेकिन दूध पीने को नहीं मिलता। इसका क्या सबब है? और जो हमारे पास दूध घरों में पहुंचता है, गवाला जो दूध दे के जाता है, वो कितना साफ़ होता है, सेहत के लिए ठीक है? फिर एक दूध की और शक्ल भी है जो टेट्रा पैक की शक्ल में, पैक डब्बे के दूध की सूरत में हमारे पास पहुंचता है। वो दोनों सूरतें हैं, खुश्क दूध भी है और लिक्विड भी है। तो उसकी क्या अफादियत है और वो सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद है? फिर हमारे पास ये जितना भी निज़ाम है ये सारा इनफॉर्मल है। दूध हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं फिर इसको मार्केट कर रहे हैं, ये सारा निज़ाम इनफॉर्मल है। हालांकि दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है और इसको बहुत ज़्यादा फॉर्मल कर लिया गया है, तो इसमें हम क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे ये भी देखेंगे। और आपके लिए दूध कितना अहम है, आपको कितना दूध रोज़ाना किस मकदार में पीना चाहिए। हमारे यहाँ लोग ग़िज़ाई कमी का शिकार हैं, तो वो दूध जो है इस ग़िज़ाई किल्लत को किस हद तक दूर कर सकता है। हमारे यहाँ स्टंटेड ग्रोथ है बच्चों में, उसको दूर करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए दूध कितना अहम है। ये सारे मामला जो है आज ज़ेरे बहस होंगे। मैं सबसे पहले आपको अपने मेहमानों का तारुफ़ करवा दूँ। मेरे साथ पहले मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर सईद अख्तर साहब। आप डीन हैं फैकल्टी ऑफ फूड साइंसेज़ के, शोबा फूड साइंसेज़ के चेयरमैन भी हैं और फूड साइंसेज़ के हवाले से बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। दूध पर भी ज़ाहिर है उनकी अपनी तहकीक होगी, उनसे भी जानेंगे कि उनकी क्या राय है। उनके साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान साहब। आप सीनियर वेटनरी ऑफिसर हैं महकमा लाइफ स्टॉक के। उनसे पूछेंगे कि महकमा लाइफ स्टॉक क्या कर रहा है, ये हमें इस तरह किस्म का दूध पिलाने में अपना हिस्सा डाल रहे हैं या कोई इसकी सफाई सुथराई के लिए भी कोई बेहतर किरदार अदा किया जा रहा है। तीसरे मेहमान मौजूद है ज़हूर जोइया साहब। आप समाजी रहनुमा हैं और साथ साथ इन्होंने दूध के हवाले से बड़ा काम किया है, ख़ास तौर पर जो डब्बे का दूध है वो कितना फ़ायदेमंद है। और हम जो शिफ्ट हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और गवर्नमेंट भी ये सोच रही है कि हम प्लान कर रहे हैं कि अपने इस इनफॉर्मल सेक्टर को फार्मल किया जाए, और फार्मल करने में वो ये सोच रहे हैं कि डब्बे का दूध जो है, दूध जो लिक्विड दूध भी है वो भी बंद सूरत में आपको दिया जाए, तो उसकी हाइजीनिक वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये सारे मामला देखेंगे। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ये बताएं, पहले तो हमारे यहाँ अक्सरियत लोग जो है दूध पीना पसंद नहीं करते। बच्चों को तो ख़ास तौर पे दूध अगर उन्हें दिया जाए तो कहते हैं दूध नहीं पीते। अब बड़ों में भी यही आदत आ गई है। पिछली नस्ल तो पीती थी, आप खुद दूध पीते हैं नहीं पीते? मैं तो बिल्कुल दूध के बगैर तो मैं शौक से पीते समझता हूँ कि इंसानी सेहत का तस्वर करना। अच्छा, आप तो क्योंकि न्यूट्रिशनिस्ट है ना, तो आपको उसकी अफादियत का अंदाजा है, इसलिए आप पीते हैं। तो अदरवाइज जो है ये आपके बच्चों में ये मसला होगा, वो बच्चे घर वाले बाकी ख़वातीन भी बिल्कुल नहीं पीती। मैं बताता हूँ कि रिसेंट टाइम्स में ये एक ट्रेंड चला है कि जब से ये डिजिटाइजेशन का दौर आया और बच्चों को बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिल गई हैं जंक फूड के हवाले से, तो वो पुरानी जो खुराकें थीं या फूड्स थीं उनको तरजीहात में वो नीचे चली गई हैं और दूसरी फूड्स जो हैं जो वो तरजीहात में ऊपर आ गई हैं। दूध की जहाँ तक बात करते हैं, ये दूध की जो न्यूट्रिशन है, दूध की अफादियत है, वो आज नहीं हम कह रहे, ये सदियों पुरानी बात है। लोगों ने इसकी ग़िज़ाइयत को तस्लीम भी किया। और आज देखें, इसका तो सबसे पहले जो माँ अपने बच्चे को खुराक देती है वो दूध है। इससे इसकी कुरान में भी इसका जिक्र है कि माएँ अपने बच्चों को 2 साल तक दूध पिलाएं। दूध एक ऐसी ग़िज़ा है जो एक इन्फेंसी से लेके पैदा होने 70 साल के इंसान की जिस्मानी ज़रूरियात को पूरा करती है। ये मिथ भी गलत है कि ये बिल्कुल सारा इसी पे ही रिलाई कर। एक सिग्निफिकेंट पार्ट आपका जो है आपकी ग़िज़ा बात करते हैं, ये जो ज़्यादा उम्र के लोग दूध पीना छोड़ देते हैं, कहते हैं ये हमें नुकसान देता है। नहीं, वो इसमें नुकसान नहीं होता। बुनियादी तौर पे वो उनका पर्सनली कि उसमें एक प्रॉब्लम होता है जिसको हम लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं। अच्छा, उनमें दूध की जो मिठास होती है, शुगर होती है, उसको लैक्टोज कहते हैं। और बहुत सारे लोगों के जिस्म बॉडी के अंदर या स्टमक के अंदर वो एंजाइम्स नहीं होते जो लैक्टोज को ब्रेक करके ग्लूकोज में लेके जाते हैं और जो बॉडी का हिस्सा बनती है। लिहाजा चूँकि वो ब्रेक डाउन नहीं होती, लिहाजा वो इंडाइजेशन का शिकार हो जाते हैं और दूध हजम नहीं उनको होता। उसकी भी आजकल ऐसा दूध भी है, लैक्टोज फ्री भी आ रहा है, बच्चों में भी आ रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम है। अदरवाइज अगर आप ये कहें कि दूध की अफादियत आज कम हुई है या बहुत कम तबका, आज भी थोड़ा सा गांव में जाएं और देखें तो आपको ज़रा ये नज़र आएगा कि दूध ही उनकी 2 ही तो बुनियादी उनकी हैं। एक गंदम है जो उनकी स्टेपल फूड है और एक अपनी ज़रूरियात को दूध और अंडों से पूरी करते हैं। वो जो है ना गंदम वाला मामला तो मजबूरी हो गया,
लेकिन अंडे और दूध नापैद हो गए हैं। मैं इस पे बात करते हैं अक्सर, क्यों आपके ख्याल में, आप तो देहात का विजिट भी करते रहते होंगे, तो अब वहाँ तो दूध नहीं मिलता, बल्कि मेहमान चला जाए तो वो कहते हैं जी भाग के पेप्सी ले आओ या कोक ले आओ या कोई और सॉफ्ट ड्रिंक ले आओ। जी बिल्कुल, और चीज़ें जो है ना, चाय बन रही होती है वो भी वाइटनर के साथ। जी बिल्कुल, चीज़ें बहुत स्पीड के साथ और सब चेंज हो रही हैं दिन ब दिन। अब मैं अगर एक छोटी सी अपने गांव की अगर एग्जांपल मैं दूं आपको, तो 300 हाउसेज हैं टोटल उस गांव में। तो पहले 150 प्लस लोगों के पास अपने जानवर होते थे, अपने परिंदे थे, जिनसे वो दूध और अंडे जो है वो हासिल कर रहे थे। ठीक है। लेकिन अब जो पिछला 4-5 साल का जो ये टाइम पीरियड गुजरा है, इसमें वो 50 के करीब आ गए हुए हैं। यानी 100 लोग उसमें से स्किप हो गए, 1/3 रह गए। जी 1/3 रह गए हैं वो लोग। तो इस तरह वो कमी तो है जी, चीज़ों में आई अब है। जो है शहर में फिर भी आपको दूध और अंडे मिल जाएंगे, देहात में तो नजर नहीं आते। मैं जरूर साहब से पूछूंगा, तो ये साहब ये हुआ क्या, आपने तो काफी इस पे स्टडी की है कि ये देहात से हमारा दूध और अंडे क्यों नापैद हो गए? देखिए, मेरी जो अपनी एक राय है, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन भी है, और लोगों से, क्योंकि हम किसानों के साथ काम करते हैं, काफ़ी देहात में काम करते हैं, लोगों के साथ काम करते हैं। देखिए, आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने कुछ एग्रीमेंट्स पे साइन किए हुए हैं, जिसमें सबसे पहला जो मुआहदा किया गया WTO का ना, कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, और उसमें कुछ मुआहदे ऐसे थे, खासतौर जो फूड रिलेटेड थे, जिसमें हम ट्रिप्स के मुआहदे कह सकते हैं। उसमें ये है कि आप लोगों को, हम टीवी पे देखते हैं, मुख्तलिफ इश्तिहारात में देखते हैं कि जो कॉर्पोरेट कैप्चर है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, वो पूरी दुनिया में है, कि मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो अपनी प्रोडक्ट जो है वो यूज़ करेंगी किसी भी दुनिया के, चाहे वो लातीनी अमेरिका हो, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे वो एशिया हो। तो देखिए, वो हमारा जो न्यूट्रिशन का एक बहुत बड़ा पार्ट है, यानी जो गरीब किसान है, छोटा किसान है, उसके पास मेरे ख्याल में उसकी ग़िज़ाई अज्जा में सबसे बड़ा जो अहम जुज़ है वो दूध है, क्योंकि गंदम चावल वो खाता है, दूध है। लेकिन जो न्यूट्रिशन की जब हम बात करते हैं, उसी से दही है, उसी से मलाई है, उसी से लस्सी है, तो वो जानबूझ के कैप्चर किया जा रहा है, और वो जो ट्रिप्स के मुआहदे हैं वो इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। तो चले हो गए, लेकिन वो उससे मतलब आपके ख्याल में उन मुआहदों की वजह से जो इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, हमारा काश्तकार अपना दूध बेच देता है सारा, अपने पास रखता नहीं है, क्या वजह क्या हो रही है ना? देखिए, रुझान खत्म हो गया। इसके पीछे जो प्रॉफिट ओरिएंटेड जो चीज़ें हैं ना, उसको देखने की ज़रूरत है। कि मुझे याद है कि हम मुजफ्फरगढ़ जाते थे और रास्ते में एक दूध की बोतल मिलती थी। तब दूध की बोतल होती थी 10 रुपए की, और जो हम कोका कोला और इस तरह की चीज़ें पीते हैं वो होती थी 3 रुपए की या 7 रुपए की। तो बराबर था। अब देखें, दूध की कीमत बढ़ गई है, और जो मल्टीनेशनल कंपनी का ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, वो महंगे हो गए। ये पता नहीं है ना कि वो जो दूध वाली बोतल है उसमें दूध भी है या नहीं है। ये भी एक पहलू है ना। देखिए, किसी न किसी हद तक क्या हम ये यकीनन कह सकते हैं कि ये जो डब्बे का दूध है ये असल है? यानी सुप्रीम कोर्ट ने, यानी 2017 में, आपके ख्याल में कि इसमें जो प्रॉफिट का मामला है, लोगों के पास वसाइल नहीं है इसलिए वो दूध बेच देते हैं देहातों में, अपने पास नहीं रखते, लेकिन जो ये सब जानवर रखने का रुझान भी कम हो गया, जैसे अभी डॉक्टर उस्मान साहब ने बताया कि परिंदे रखने का, मुर्गियाँ रखने का रुझान भी कम हो गया, ये तो मेरा ख्याल है हमारी अपनी लापरवाही और कोताही है, और कोई नहीं है इसमें। देखें ना, अगर आपने 5 मुर्गियाँ रखी हुई, 5 अंडे आपको दस्तियाब हो गए, दिन भर का आपका सुबह का नाश्ता कम से कम हो गया। अगर आपके पास दूध है, आपने दही बनाई है, लस्सी भी मिल गई, मक्खन भी मिल गया, मलाई भी मिल गई, और ये सारा कुछ जो है वो अवेलेबल था, वो जो ख़त्म हो गया। मैं ये समझता हूँ कि एक जहन साजी की जा रही है। हमारे बचपन में सिर्फ एक साबुन होता था नहाने वाला, जिससे हम नहाते थे। उसके बाद इस तरह की एडवर्टाइजमेंट की गई कि अगर आप इस साबुन से नहीं नहाएंगे तो आप साजी कर रहे हैं, लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप दूध इस्तेमाल करें। देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं कि हमारा अपना एक कल्चर है फूड का, यानी फूड जो है वो बहुत अहम कल्चर होता है किसी भी मुआशरे का। ठीक है। यानी उस फूड के कल्चर को जानबूझ के तब्दील किया जा रहा है। आप भी मुल्तान के बासी हैं, बाकी दोस्त भी जानते होंगे मुल्तान को, कि हमारे यहाँ 1-2 रेस्टोरेंट्स हुआ करते थे जहाँ पे, यानी चाय जो है वो उसकी प्रेजेंटेशन मुश्किल है, ठीक है ना जी। अगर आप दूध का कोई फ्लेवर्ड मिल्क का गिलास रखते हैं तो वो तो बड़ा आसान काम है ना। चाय जो है उसके लिए बर्तन धोना, चूल्हा होना, ईंधन का होना, फिर उसके काफ़ी सारे लवाजमात हैं, उनको पूरा करना, उसको प्रेजेंट करना भी मुश्किल है। लेकिन चाय का रुझान आ गया, जो मुश्किल काम था उसको अडॉप्ट हमने कर लिया, जो आसान था नहीं कर सका। इस पर थोड़ी सी मैं एग्जांपल देना चाहूँगा
कि WTO के अंदर एक जो सबसे पहली बात की उन्होंने कहा कि ग्रीन रेवोल्यूशन, आप सुना होगा सबने कि सब्ज़ इनकलाब, कि क्योंकि दुनिया की आबादी बढ़ रही है और सब्ज़ इनकलाब आएगा तो आबादी को खुराक मुहैया करेगा। अब उसको 60 साल हो गए हैं, क्या अब खुराक मुहैया की गई? नहीं की गई। पाकिस्तान चौथा बड़ा मुल्क है, यानी अगर हम लाइव स्टॉक की या दूध पैदा करने वाले की यानी प्रोड्यूसर जो है, चौथा बड़ा मुल्क है दुनिया में। अब हमारे यहाँ की नस्ल जो है गाय, चाहे वो चोलिस्तान की गाय हो, चाहे वो साहिवाल नस्ल की, पूरी दुनिया में मशहूर है। अब उसको जानबूझ के ख़त्म किया जा रहा है कि वहाँ से सीमेंट्स लाए जा रहे हैं, बाहर से, ऑस्ट्रेलिया से, नीदरलैंड से, और वहाँ की गाय ला जा रही है। अब उसके एक्सपेंस यानी प्रोडक्शन आप बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो जो न्यूट्रिशन के अज्जा थे, जो उसका म्यार था, उसको ख़त्म किया जा रहा है। यानी हम प्रोडक्शन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, इस पर मजीद बात करते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अभी हमने जिक्र किया कि भी दूध की अफादियत बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब इसकी मुख्तलिफ शेप्स हैं जिनको हमने अडॉप्ट कर लिया। मिसाल के तौर पर हम चाय पीते हैं और कहते हैं कि जी ठीक है, दूध तो पी लिया ना, वही कॉफ़ी पी ली, दूध उसमें मिल्क वाली कॉफ़ी पी ली तो दूध, तो ये उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू उस तरह बरकरार रहती है या चाय या कॉफ़ी में वो ख़त्म हो जाती है? डेफिनेटली उसमें जो भी फूड है वो डिफरेंट प्रोसेसिंग के एक माहौल में जाती है, तो उसकी कंपोजिशन किसी ना किसी का, कुछ ऐसे उसमें कंपाउंड्स होते हैं जो टेम्परेचर के साथ ख़त्म हो जाते हैं, कुछ ऐसे जो हैं वो रिटेन हो जाते हैं, एंजाइम्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या और उसकी कमी, ये तो आप बात मानी। लेकिन ये है कि अल्टीमेटली जो उसके मेजर हैं, फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, मिनरल्स हैं, कुछ वाइटामिन के लॉसेस हो सकते हैं जो ज़्यादा टेम्परेचर पे डिग्रेड हो जाते हैं, ये मैं मानता हूँ, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं फैक्टर नहीं है उसके न्यूट्रिशन के हवाले से। लेकिन मैं थोड़ी सी आज आपको इस फोरम से ये बात ज़रूर बताऊँगा कि इस वक्त पूरी दुनिया में ये अटैम्प्ट हो रही है कि हम आर्टिफिशियल दूध की तरफ आएँ, हम सिंथेटिक दूध की तरफ आएँ, गाय का तस्वुर ख़त्म हो रहा है। इस पे पहले पूरी दुनिया में इस वक्त बड़ी तेज़ी के साथ का, उसकी वजह क्या है, वो क्यों दुनिया ये करना चाहती है, उसकी वजह ये क्लाइमेट। बड़ा अहम मौजू आपने छेड़ा है, इस पर डिटेल से मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये लोगों के लिए भी हैरान कौन होगा कि हम मसनूई दूध लाना चाह रहे हैं, उसको इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं, लेकिन ब्रेक पे बात करते हैं इसमें। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, दूध पर बात कर रहे हैं, लेकिन मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम दूध की अफादियत की बात कर रहे हैं और माहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आप बता रहे थे कि जी अब मसनूई दूध लाने की तैयारियां हैं, दो तरह का अब पूरी दुनिया यहाँ शुरू तो नहीं हो गया, अभी पाकिस्तान में नहीं हुआ, इस पे मतलब हमें परेशानी हो गई ना कि जो पी रहे पता नहीं वो नहीं, अभी वो जो जिस सिंथेटिक मिल्क की मैं बात कर रहा हूँ वो उस लेवल का नहीं है। अभी तो लोग जो है मशीन मिलावट वाला दूध वो बन रहा है, लेकिन वो दैट इज सिंथेटिक दूध नहीं। जिस प्रोजेक्ट पे दुनिया में काम रहे उनके यहाँ है कि दो रीजंस हैं कि कौ को ख़त्म कर दिया जाए। उसकी वजह ये है कि कौ एक ऐसा जानवर है जिसका जो मैदा होता है उसके 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं। अच्छा, 4। अच्छा, ये जो टिपिकल गैस प्रोड्यूस करते हैं ना अपनी डाइजेशन के बाद, मीथेन गैस होती है। मीथेन गैस की पूरी दुनिया में इस वक्त इतनी मुकदार प्रोड्यूस हो रही है जो कि डायरेक्ट क्लाइमेट चेंज को और ग्लोबल वार्मिंग में इम्पैक्ट जनरेट है। अच्छा, ठीक है। अब इस हवाले से और एनवायरनमेंट पोल्यूशन की तरफ जा रही है। अब देखें ना, हमारी तो रवायत है कि गाय का दूध है नेचुरल है, भैंस का दूध है। जब हम उसके इम्पैक्ट को देखते हैं कि जी क्लाइमेट चेंज आ रही है और अगले 10 सालों में अगर क्लाइमेट चेंज को हमने कंट्रोल ना किया या उसके इम्पैक्ट को मिटिगेट ना किया तो हमारे लिए तो कहत की सूरत हाल पैदा हो जाएगी। अब हम एक तरफ दूध है, एक तरफ हमारे सामने कहत का सामना है, फूड इनसिक्योरिटी का इशू है, क्लाइमेट चेंज का। अब इसके दौरान जब भी हम माजी की बात करते हैं बुखारी साहब, एक चीज़ मैं ज़रूर अपने सारे फोरम पे भी इस पे बात करूँगा कि माजी में जब पाकिस्तान बना था तो हमने 5 करोड़ लोगों को या 6 करोड़ लोगों को फीड करना था। आज हमने 24 करोड़ लोगों को फीड करना है। रिसोर्सेज उस तनासुब से नहीं बढ़े आज जिस तनासुब से बढ़ने हर चाहिए। साल 50 लाख लोगों का इजाफा कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और आगे 2030 तक आपकी आबादी कहाँ जाएगी, और दुनिया की आबादी इस वक्त 7.5 बिलियन हो गई है, अरब हो गई। इस हवाले से माजी से आज के मामलात को कंपेटिटिवनेस ज़्यादा हो गई है, वसाइल तक दौड़ ज़्यादा हो गई है। अब हम ये नहीं वो लेयरेबल लाइफ नहीं है, अब बड़ी तेज़ दुनिया है। तो इस हवाले से अगर दूध की तरफ वापस वो ज़रा बताएं ना कि वो जो मसनूई दूध है
उसमें ये सारी न्यूट्रिशन शामिल वो करके करेंगे, वो ये अच्छा। बाकायदा एक रिसर्च प्रोजेक्ट है। इस पे ऐसा नहीं है कि उसकी सेफ्टी पे उससे कॉम्प्रोमाइज खौफजदा होने की जरूरत नहीं उसकी है। न्यूट्रिशन पे कॉम्प्रोमाइज करें, ऐसा नहीं होगा। अगर ये प्रोजेक्ट कामयाब हो जाता है कि हम जी कौ को रिप्लेस करें, इसके अलावा हम मुसलमान हैं, हमारे अपने एक आइडियाज़ हैं, हमारे अपने बिलीव्स हैं, लेकिन यूरोप और दूसरे लोग ये भी कहते हैं कि कौ जो है इसको सेक्रीफाइस करना भी जो है ना ये मुनासिब नहीं है। ये हम अपने नेबरिंग कंट्री से बियॉन्ड भी इसको वो ह्यूमैनिटी की तरफ चले जाते हैं कि इतना तेज़ी के साथ, लेकिन हमारा एज अ मुस्लिम हमारा बिलीफ डिफरेंट है। तो इस हवाले दूसरी बात जो मैं आपके इसी फोरम के ज़रिए से करना चाहता हूँ वो ये है कि दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट बुखारी साहब के हमारे यहाँ 99% घरों के अंदर सेफ दूध नहीं जाता। अब शिद्दत के साथ 99%। अब टोटल दूध की जो आप देखें पाकिस्तान के अंदर टोटल दूध की जो मकदार पैदा होती है वो इस वक्त जैसे जोया साहब ने कहा कि दुनिया में तो हम चौथा पांचवां बड़ा मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री, 65 मिलियन टन हम प्रोड्यूस करते हैं जो है, और उसके अंदर 91% जो है वो लूज मिल्क रह जाता है, बाकी 10% प्रोसेस हो जाता है। नेस्ले हैं, एंग्रो है, हलीब है, जितनी भी कंपनीज हैं ये उसको प्रोसेस करती हैं। पैक मिल्क की हम बाद में बात करते हैं, मैं लूज मिल्क की बात करता हूँ। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि इसके अंदर जो अडल्ट्रेंट्स डालते हैं, तो दो तरह के अडल्ट्रेंट्स डालते हैं। एक है कि मुनाफा कमाने के लिए वो डाल लेते हैं, लेकिन इंसानी सेहत पे उनके मुज़र असरात कम हैं। मसलन उसमें वो साल्ट डाल दें, उसमें वो चीनी डाल लेते हैं, उसमें वो स्टार्च डाल देते हैं, उसमें वो वेजिटेबल ऑयल डाल देते हैं। चलें ये वो मुनाफा कमाने के लिए, लेकिन हमारी सेहत पे उसके कम यहाँ तक तो हम। अब इससे जब आगे बात जाती है वो बड़ी परेशान कौन है। उसमें यह है कि उसमें एक चीज़ वो डालती हैं, उसको कहते हैं मेलामाइन। मेलामाइन एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो प्रोटीन का एक अल्टरनेट के तौर पे दूध के अंदर डालते हैं। ग्वाले को ये पता नहीं है ये करता क्या है। अच्छा। वो डाल जरूर लेगा क्योंकि उसको बताया गया है कि अब जब एनालिसिस होगा तो प्रोटीन की पानी भी डालना है, पानी डालने से प्रोटीन की मकदार कम होगी, पानी की उसको पूरा करने के लिए ये मेलामाइन भाई साहब वो केमिकल है जिसका चाइना में 2008 में पाउडर्ड मिल्क में इसको डाला गया। अच्छा। और वो पाउडर्ड मिल्क पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया गया। उससे कई सैकड़ों बच्चों की डेथ हो गई और उसके बाद इस पे शिद्दत के साथ यही वो मेलामाइन है। ये जो मिल्क की अडल्ट्रेशन है ये पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में है। मैं देख रहा था कि 1858 में न्यूयॉर्क में सैकड़ों बच्चे मिल्क की अडल्ट्रेशन की वजह से उनकी डेथ हो गई, इतने वेस्टर्नाइज। अच्छा। मैं वापस आता हूँ कि मेलामाइन को अच्छा एक उसमें जाते हैं यूरिया डालते हैं, ये खाद है। ठीक है। अब खाद हमें जानना है कि क्यों डालता है ग्वाला, उसके बैक माइंड में वो इसलिए डालते हैं कि दूध के अंदर नाइट्रोजन का एक नेचुरल सोर्स होता है प्रोटीन। ठीक है। अब वही बात है, ये नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन जो है वो डालते हैं, उसके लेवल यूरिया नेचुरली भी दूध में थोड़ा सा होता है उसकी मुकदार। तीसरा सर्फ डालते हैं, डिटर्जेंट डालते हैं। डिटर्जेंट क्या करते हैं उसके अंदर, जैसे सर्फ है आम, वो जब ये तेल डालती है ना वेजिटेबल ऑयल, मिल्क की जो अपनी फैट है वो बहुत महंगी है, देसी घी हो गया या मक्खन हो गया, वो तो मिलता ही नहीं। अब वो निकाल लेते हैं प्रॉफिट के लिए। अच्छा। अब उसमें वेजिटेबल पूरा करने के लिए अब वो जो होता है वो मिक्स नहीं होता, उसके ऊपर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। आपको भी पता चल जाएगा, मुझे भी पता चल जाएगा। अब ये ज़रूरी है कि उन ड्रॉपलेट्स को पानी के साथ मिक्स उनका हिस्सा बनाया जाए, होमोजेनाइज किया जाए। उसमें फिर जो सर्फ है, ये हम इसके अपनी टर्म यूज़ करते हैं इमल्सीफायर या इमल्सिफिकेशन, जिसमें पानी और तेल आपस में इकट्ठे मिल जाते हैं और लहदा नहीं हो ये। और दूसरा इसका ये है कि डिटर्जेंट आपको पता है फोमी होता है, लेदर बनाता है ऊपर। तो दूध में जनरली ये कंसेप्ट होता है कि वाइटनेस देता है और फोमी होता है, झाग बनती बड़ा आ जाए। इसके अलावा इसमें जो चीज़ें डालते हैं वो फॉर्मेलिन डालते हैं, सोडियम बेंजोएट डालते हैं इसमें और इस तरह के केमिकल्स जो हैं डालते हैं जिनका काम बैक्टीरिया को
किल करना है, डिस्ट्रॉय करना है, ताकि इसकी शेल्फ लाइफ, इसको दूर लेके जाना है। सुबह 5 बजे दूध दोया, 11 बजे वो पहुंचा, तो इस दौरान में उबाला भी नहीं उसको, तो वो उसकी लाइफ। इस पर मजीद बात करते हैं। वैसे तो आपने बातों बातों में पूरा फार्मूला बता दिया, जिसे नहीं भी पता उसने भी दूध बनाना शुरू कर दिया। ये ज़रूरी। अच्छा डॉक्टर उस्मान साहब, अभी ये जिक्र किया, ये बड़ी खौफनाक बातें हैं जो हमने सुनी हैं, तो महकमा लाइवस्टॉक को पता है कि ये सारा कुछ हो रहा है, और अगर पता है तो कोई फिक्रमंद भी है कि इसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ किया जाए? और इसमें वैसे तो अभी आज तक हमें ये भी पता नहीं लगा कि इसके रोकने के लिए कौन सा डिपार्टमेंट आगे आएगा। फूड अथॉरिटी भी पार्शली इसमें काम करती है, फूड डिपार्टमेंट भी पार्शली काम करता है, एग्रीकल्चर भी, लाइफ स्टॉक भी। ये जिम्मेदारी किसकी बनती है और आप क्या कर रहे हैं? लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट की जहाँ तक मैं बात करूँ तो उसमें हम लोग अवेयरनेस सेशन, एक तो हमारा रेगुलर जो प्रोग्राम चल रहे हैं हमारे यूनियन काउंसिल लेवल पे, हमारी मोबाइल वेटरनरी डिस्पेंसरीज़ हैं, सोशल मीडिया है, मुख्तलिफ प्रिंट मीडिया, उसके ज़रिए लोगों को अवेयरनेस दी जा रही है कि इन चीज़ों को मिनिमाइज़ कैसे करना है। हमने ये जो रिस्क फैक्टर लोगों को जिनका सामना करना पड़ रहा है उसको हम कम से कम कैसे कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर उसमें मैं अगर कहूँ कि जानवर का जो नॉर्मली लेवल होता है दूध के अंदर बैक्टीरिया का या जरासीमों का, तो उसको ओवरकम हम मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं। उसमें डिफरेंट डिजीज़ेज़ भी ऐसी हैं, जैसे मस्टाइटिस है जिसको बहुत आम है हमारी, और हम कहते हैं कि एवरी थर्ड काउ इज सफरिंग विद मस्टाइटिस, यानी हमारा हर तीसरा जानवर जो है उसको वो उसका शिकार है। वो एक बहुत बड़ी वजह है इसको डिटीरियोरेट करने की, इसकी क्वालिटी को। वो एलिमेंट दूध में शामिल होते हैं? यस, वो सारे जरासीम जो हैं वो अफेक्ट करते हैं दूध की क्वालिटी को। अच्छा। और दूसरी जहाँ तक आपने बात की है कि कानून साजी की या लेजिस्लेशन की, उसमें मेन तो फूड अथॉरिटी के पास इसका है सारा जो लॉ है, और वही उसके ऊपर काम कर रहे हैं। लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट की तरफ से जो मैं जो आप बात कर रहे हैं कि ये अडल्ट्रेशन की है, मैं इसको 3 फैक्टर्स के ऊपर देखता हूँ जो डॉक्टर साहब ने अभी जिसका तज़किरा किया जिन चीज़ों का। उसमें नंबर 1 तो है कि जो परचेजिंग कैपेसिटी है कंज्यूमर की वो लो है हमारी, मेजॉरिटी 80-90% मैं अगर उसको करूँ। और दूसरे नंबर के ऊपर अवेयरनेस की कमी भी है किसी हद तक ना। उसकी वजह यह है कि डॉक्टर साहब के हमारी जो एक्चुअल कास्ट दूध की पड़ रही है एक फार्मर को, जिम्मेदार को, वो 150-160 के करीब है इस वक्त। अच्छा, कास्ट 160 रुपए? यस, जो उसको एक्चुअल घर पड़ रहा है, बेच नहीं सकता, क्योंकि तो इससे कम पे अगर आपको दूध मिल रहा है तो आप फिक्र करें। यस, जो दूध की मैंने जो प्राइसेस देखी हैं फिरते हुए मार्केट में, मैंने देखा है वो 80 रुपीज़ से लेके 180 रुपीज़ तक है। बिल्कुल ऐसे। देखिए प्राइस वेरिएशन कितनी है। तो जो 120 रुपए में दे रहा है या 80 रुपए में दे रहा है, आप उसको कहेंगे वो आपको खालस दे रहा है, वो नहीं दे सकता दूध। तो इसमें थोड़ी सी इस हवाले से भी काम करने की ज़रूरत है कि उसकी प्राइस को थोड़ा सा बेहतर किया जाए। प्राइस कैसे बेहतर की जाए जोहिया साहब, ये तो बड़ा अहम मामला है। ये जो आपका जो सारा मॉडल है जिस पे आप कहते हैं कि नहीं ये जो पैक है ये काम गड़बड़ है, तो डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं कि 90% जो है वो अडल्ट्रेटेड है दूध जो हमारे पास खुला दूध आ रहा है। मेरे ख्याल में हमें एक और बात पे सोचना चाहिए कि अभी जो पाबंदियां लगने जा रही हैं कि 2022 में लगना था कि खुले दूध की फरोख्त बंद की जाए, फिर अब 2030 तक ले गए हैं, क्योंकि 95% मार्केट में खुला दूध बिकता है और 5 से 6% जो है वो जो कॉर्पोरेट सेक्टर के पास है। इसमें अगर हम देखें, मुझे एक कॉल याद आ जाता है, एक सेनेटर थे अमेरिकन, हेम्फ्रे उनका नाम था, आप उसको सर्च करें। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उन्होंने अपने फ्लोर पे ये कहा कि देखें कि हम अब शायद जंग जो है हथियारों से नहीं जीत सकते, हमें इसके लिए कुछ और सोचना होगा। तो कबीना ने पूछा कि क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो इंसान है वो जब भी उठता है सोने के बाद तो उसको खुराक चाहिए होती है, यानी खुराक जो है वो अहम जुज़ है इंसान को ज़िंदा रहने के लिए। तो उसने कहा कि ये वैसे शर्मनाक बात है कि इस तरह नहीं होना चाहिए, लेकिन अब हमें पूरी दुनिया की खुराक पे कब्जा करना पड़ेगा। आपके ख्याल में ये बाय डिज़ाइन हो रहा है? यानी ये टोटली देखते हैं कि यानी फूड को किस तरह से ग्रैब किया जा रहा है। हमारे यहाँ लैंड ग्रैबिंग भी हो रही है कि हम मल्टीनेशनल कंपनीज को ज़मीन दे रहे हैं। आप खुद दूध पीते हैं? जी मैं बिल्कुल पीता हूँ। डब्बे का दूध भी? ना डब्बे का दूध ना हमारे ऑफिस में। क्या ये शक है कि वो ठीक नहीं है? नहीं, ठीक नहीं है। यानी मेरी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है पर्सनल कि अगर मेरी वजह से मेरे अगर छोटे और बेज़मीन किसान, यानी 65% जो किसान है वो छोटा और बेज़मीन किसान है पाकिस्तान के अंदर, 5% लोग ऐसे हैं। अच्छा, वो डब्बे का दूध तो तकरीबन 300 रुपये लीटर दस्तियाब, 380 लीटर। अच्छा, वो अगर हम खालिस ये वाला दूध लेना चाहें, अगर यही 10 रुपये पास ऑन कर दें हम अपने गवाले को, जिस तरह सर फरमा रहे थे कि देखें आप गवर्नमेंट यानी फूड कंट्रोल अथॉरिटी भी है हमारे यहाँ,
यानी वो ये अनाउंस कर दे कि किसान से 200 रुपये किलो दूध लिया जाएगा। हम गंदम का रेट भी डिसाइड करते हैं, हम हर चीज़ का रेट डिसाइड करते हैं, लेकिन जो क्वालिटी भी कंप्रोमाइज नहीं होगा। 200 रुपये किलो होगा compromise। पानी जो मिलाना है गवाला ना मिलाए, घर वाले खुद नहीं, मिलाना है। हम हमारी रियासत जो है आज तक अपने शहरियों को साफ पानी तक मुहैया नहीं कर सकी। ठीक है, यानी वो हम आर्सेनिक है, बैक्टीरिया है उसमें, तो वो हम पाबंदी लगा रहे हैं जो हमारा न्यूट्रिशन दूध का। कैसे साफ मिल जाएगा? मजीद बात करते हैं, ब्रेक ले लें। ये- नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, दिलचस्प मौजूद है। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं दूध की अफादियत पर और हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया कि दूध की न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा है और हम इसको अगर कंपेयर करें, एक आदमी जो 2 रोटियां खाता है, सुबह 2 दोपहर 2 शाम, और सालन के साथ मामूल यही है ना हमारे यहाँ, तो ये 2 रोटियां और सालन जो है वो कितने दूध के साथ कंपनसेट हो सकता है कि जी 1 गिलास दूध पी लें या 2 गिलास दूध पी लें तो बराबर हो जाएगा? उसमें अगर ये एक तरह का डाइटरी प्लान्स हैं आपके, आप जो दूध है अगर हम इसको गौर से, तो किसी भी शख्स को 100 ml से 150 ml दूध पीने से उसकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट्स हैं रोज़ाना उसको मिला, और यही तरीक़ाकार है। थोड़ा सा मैं आपको इस बात की, मतलब आधा पाव दूध जो है रोज़ाना लेना चाहिए। हाँ, हर 200 ml 150 ml डिपेंडिंग अपॉन के आपकी एज क्या है, आपकी और आप कंसिस्टेंसी से कितना, और आपकी जेब में कितने पैसे, ये भी वही ना, डिपेंडिंग और अपॉन। दूध ये भी आय काम है। दूसरी अहम बात ये होती है कि सर जो ये दूध या अंडा, ये एक पुरानी मिथ है कि ये कंप्लीट डाइट है। ये अगर अंडा भी आप कहते हैं, दूध भी पीते हैं, तो ये आपकी 20% जो आपकी RDA हम कहते हैं, रिकमेंडेड डेली अराउंड उसे पूरा कर रही है। जो आपका वो पूरा ये करता है। कंप्लीट डाइट नहीं है। कंप्लीट डाइट नहीं है, ये ठीक है। पुराना एक है कि आप सिर्फ दूध पी लें और अंडा खा लें, आप ये समझें कि मैंने पूरा कर लिया है। ठीक है। तसव्वुर ये है मुतवाज़न ग़िज़ा का कि उसमें फल भी होने चाहिए, उसमें सीरियल्स भी होने चाहिए, उसमें फैट्स एंड ऑयल्स भी होने चाहिए, उसमें पल्सेस भी होने चाहिए, उसमें आपका ये डेयरी के प्रोडक्ट्स भी होने चाहिए, एनिमल प्रोडक्ट्स भी होने चाहिए। उसमें ये वो चीज़ें हैं, जब तक कि सेहत का जो असल तस्वुर है ना सर, वो डाइवर्सिफाइड फूड में है, मतवाज़न ग़िज़ा में है। इसमें दूसरी बात जो सर मैं आपको यहाँ पे ज़रूर शेयर करूँगा आपसे भी और अपने नाज़रीन से भी, कि जो डब्बे के दूध की अभी आप बात कर रहे थे और मेरे मेहमान दोस्त जो है साहब ने इस पर बात कहा, मैं थोड़ा सा इस पे थोड़ी सी रोशनी ये डालना चाहता हूँ कि मेरे पास एज अ न्यूट्रिशनिस्ट अगर एक डब्बे का दूध पड़ा है और मेरे सामने एक गिलास दूध का वो पड़ा है जो एक आम ग्वाला मुझे दे के गया है, जो नॉर्मल ग्वाला है, और मेरे साथ और तीसरी ऑप्शन मेरे पास है कि या मैं ये पीऊँ या मैं ये पीऊँ या मैं ना पीऊँ, दोनों में से, तो मेरे पास पहली ऑप्शन ये है कि मैं डब्बे का दूध पीऊँगा। अच्छा, दूसरी ऑप्शन ये है कि मैं ना पीऊँ दूध। अच्छा, तीसरी है कि मैं वो ग्लास में जो दूध है वो पी। अब मेरे पास इसकी बड़ी स्ट्रॉन्गर रीज़न है। डब्बे का दूध क्या है, इसको ज़रा थोड़ा सा देखना चाहिए। एक मिथ है, इससे भी लोगों को बाहर लाने की ज़रूरत है। डब्बे का दूध बुनियादी तौर पे क्यों प्रिजर्व किया था? दूध एक ऐसी ग़िज़ा है जो सबसे ज़्यादा मीट और दूध जो पेरिशेबल है। आप इसकी शेल्फ लाइफ, दूध को रखें 5 मिनट ना उबालें, दूध फट जाएगा। गोश्त को रखें 5 मिनट लो टेम्परेचर में। अब इतनी पेरिशेबल कमोडिटी को एक वक्त में प्रोड्यूस होते हैं, हमारी ज़रूरियात ये हैं कि हम इसको 3 महीने तक प्रिजर्व करें। प्रिजर्व करने का मतलब है कि डब्बे के दूध की 90 डेज शेल्फ लाइफ है, उसके बाद ये ख़राब होता है अगर हो तो 90 दिन में आपने पॉपुलर। अब देखिए अर्बनाइजेशन कितनी हो गई है, लोग शहरों में आ गए हैं, वहाँ पे ना भाने हैं ना गाय हैं, वहाँ पे ना इतने ग्वाले हैं कि दूध, अब दूध कहाँ से बने? जहाँ तक उसकी सेफ्टी और न्यूट्रिशन का ताल्लुक है, दूध को अगर मैं उसकी कंपोजिशन के यहाँ सेफ्टी का ताल्लुक नहीं है, न्यूट्रिशन का ताल्लुक भी नहीं है। जोगिया साहब का कहना ये है कि आपको क्या पता उस डब्बे वाले दूध में भी दूध है या नहीं है? सही दूध है। मैं उसमें आपको बताता हूँ। आप ये देखिए ना, अरबों रुपए की रिसर्च, खरबों डॉलर की रिसर्च हुई, खरबों डॉलर की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन पूरी दुनिया में इस वक्त जो है एक चेन है। आपका ख्याल है कि आपने अपनी तरजीहात भी बता दी कि आप लाइक करेंगे कि डब्बे के दूध में कोई कबाहत आगे चलते हैं, जरा टाइम इसमें जरा लिमिटेड है। ये बताइएगा कि ये जो दूध है, दूध देने वाले जानवरों
की तादाद में हम क्या देख रहे हैं, इजाफा हो रहा है या ट्रेंड क्या है, कमी हो रही है? महकमा लाइफ स्टॉक की ऑब्जर्वेशन क्या है? लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट जो डॉक्टर साहब इस वक्त मेनली पिछले कई सालों से इसके ऊपर काम कर रहा है, प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट के ऊपर, ठीक है, विद जेनेटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइफ स्टॉक। ठीक है, हमारी जितनी भी इस वक्त जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं फील्ड के अंदर, उसमें हम प्रोडक्टिविटी को एनहांसमेंट यानी पैदावारी सलाहियत में इजाफा करने के ऊपर उसका मेन फोकस इस वक्त चल रहा है। उसमें दो हमारे मेन प्रोग्राम्स हैं। एक तो है पीटीपी प्रोग्राम, प्रोजनी टेस्टिंग प्रोग्राम, ठीक है, जिसमें जिसके लिए कम से कम एक बुल को वैल्यूएट करने के लिए 10 साल का अरसा दरकार होता अच्छा, है। ठीक है, उसके सीमन को प्रिजर्व करके उसको वैल्यूएट किया जाता है, उसकी बेटियों तक का मिल्क रिकॉर्ड लेके ठीक है। फिर उसको डिसाइड किया जाता है कि Healthy- इसका हमने healthy- भेजना है, हेल्दी और अच्छी सलाहियत की जो पैदावारी जो सीमन होता है। इसी तरह जो हमारे लो प्रोड्यूसिंग एनिमल्स हैं, जिनको हम कहते हैं नॉन डेस्क्रिप्ट, जो कि हमारे 50% के करीब हमारे रूरल एरियाज़ में मौजूद हैं इस वक्त, उन जानवरों की पैदावारी सलाहियत कम थी। ठीक है, 3 लीटर 4 लीटर दोनों टाइमों का दूध ठीक है, खर्चा ही पूरा नहीं उसके लिए लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट ने अच्छी नस्ल का जो इंपोर्ट करके सीमन एग्जॉटिक ब्रीड का था, उन जानवरों को रखा गया। होता। ठीक है, जो ये साहब ने थोड़ी देर पहले बात की थी कि एग्जॉटिक ब्रीड हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें बड़ी क्लियर कट इंस्ट्रक्शन थी। हर यूनियन काउंसिल लेवल पे एक एक डोज को मॉनिटर किया गया, ठीक है, तहसील लेवल पे, फिर हॉस्पिटल लेवल्स के ऊपर अब उसका रिकॉर्ड लिया जा रहा है। कम से कम 5-6 साल पहले ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था और उसके अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। यानी मैं अगर ये कहूँ कि जो 3-4 लीटर देने वाली जो गाय थी, ठीक है, देसी गाय थी, वो जो उसकी अब बेटी पैदा हुई है, जब उसने बच्चा दिया आगे तो वो डबल पे ऑन एन एवरेज चली गई, यानी 7-8 लीटर पे। ठीक है। ताकि हम जानवरों की तादाद में इजाफा करने की बजाय जो प्रोडक्शन पर एनिमल है उसको हम अच्छा, बढ़ा ये मैच कर रही है जिस शरह से हमारी आबादी बढ़ रही है? नहीं, अभी भी उसमें शॉर्टेज है, Shortage है? अभी भी उसमें शॉर्टेज अच्छा, अगर ये इसको हमने ब्रिज ना किया तो फिर ये तो मजीद बढ़ जाएगी। मजीद बढ़ जाएगी। ठीक है। जो ये सब आप क्योंकि देहात में काम कर रहे हैं और इसको सारा क्लोजली देख रहे हैं, तो क्या फार्मूला है कि हम अपने जो दही लोग हैं, जो वहाँ रहने वाले, देहातों में रहने वाले लोग हैं, उनको वापस इस तरफ ला सकते हैं? किस तरह उनको तरगीब दे सकते हैं कि वो दूध देने वाले जानवर रखें, अंडे देने वाले परिंदे रखें, ताकि उनकी अपनी ज़िंदगी भी बेहतर हो और उन्हें दूध जो जितनी मकदार में ज़रूरत है मुयसर हो? हाँ, यानी ये सुन क्योंकि हम देखते हैं बाहर की दुनिया को ना, मेरे ख्याल में सबसे पहले तो हमें अपने आप पे फ़ख्र करने की ज़रूरत है। हम अपने रहन सहन पे देखिए, हम 5000 साल पुरानी एक तारीख़ है हमारे खित्ते की। अगर मोहनजोदड़ो की बात करें, हड़प्पा की बात करें, और जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि दो किसानों के पास 2 अहम चीज़ें होती हैं, एक गंदम और एक लाइफ स्टॉक। यानी लाइफ स्टॉक जो है किसान के लिए एक बैंक अकाउंट है। यानी ये नहीं है कि सिर्फ वो अपनी न्यूट्रिशन पूरी कर रहे अहमियत तो हो गई ना, यानी लेकिन वो अहमियत जानने के जब बच्चे बावजूद की शादी है कष्टकार उसको जरूर बेच के पैसे लगा सकता है, कोई फौतगी हो गई है, यानी कुछ भी, ठीक है, और कैश डिपॉजिट है। कैश डिपॉजिट है। यानी हम ये समझते हैं कि एक किसान के लिए सबसे बेहतरीन जो चीज़ है ना, वो लाइफ स्टॉक। कैसे लाएं उसको इस तरफ? उसको मेरे ख्याल में हमें उसकी अहमियत पे, यानी लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट है वो कोशिश करे। काश्तकार से ज़्यादा इसकी दूसरा अहमियत जो कौन समझता है? एक और जो हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है कि जिस तरह मैंने कहा कि ऑस्ट्रेलियन गाय है, नीदरलैंड की गाय है, हमारे यहाँ यानी बहुत बेहतरीन किस्म के जानवर हैं, यानी जिनमें हम जो सहीवाल नस्ल की गाय है उसमें फ़ैट नहीं है इतना ज़्यादा, उसमें और मिकदार जो है उसकी अच्छी है, उसको बेहतर किया जा सकता है। इसके लिए रियासत जो है अपना किरदार अदा करे कि हम सदियों से, यानी जब से पाकिस्तान बना है, तो अगर एग्रीकल्चर में देखें तो पाकिस्तान जो का छोटा और बेज़मीन किसान ही खिला रहा है ना सबको, यानी चाहे वो गंदम हो, चाहे वो दूध हो, चाहे वो सारी चीज़ें हैं। मेरे ख्याल में उसको मॉनिटर करने की ज़रूरत है कि जो किसान से तो दूध सही निकलता है, आगे जो बेचने वाला वो क्या कर रहा है, उसको मॉनिटर करने की ज़रूरत है। ना कि आप एक और मैं बात कहूँगा कि ये जो नेचर है, जो कुदरत ने हमें ये धरती दी है, पूरी दुनिया, अगर उसमें हम तमाम हशरात का, तमाम जानवरों का, तमाम, ये सिर्फ धरती जो है इंसानों के लिए नहीं है, ये कुराए अर्ज़ इंसानों के लिए नहीं है, ये बाकी चरिंद परिंद जानवरों के लिए भी है। आपने देखा कि जिस तरह से अमेज़न के जंगल काटे जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग जो हम बात करते हैं कि यानी हमारा तो कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, बचाने के लिए भी आप कहते हैं कि ये रास्ता है, लेकिन डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हमारा तो कंट्रीब्यूशन ही नहीं है ना, क्लाइमेट पाकिस्तान का खास तौर पे 1 पॉइंट समथिंग है। ठीक है।
यानी वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट ममालिक हैं जिसको हम G7 कहते हैं, ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा तो उन्होंने हमारे माहौल को पोल्यूट किया, ना कि हमने किया। ठीक है, ठीक है। तो वो चीज़ें हमें देखने की ज़रूरत है और हमें टाइम में अवामी जद्दोजहद टाइम महदूद है जी, बस अब आगे 1-2 बढ़ाना मिनट है। हैं आखिरी ना जी। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक बात ज़रूर जानना चाहूँगा हमारे व्यूअर के लिए। देहातों में हमारे ना लोग कच्चा दूध इस्तेमाल करते हैं, अमूमन हम देखते हैं कच्चा दूध, अभी कुछ बीमारियों का भी जिक्र हुआ। तो ये कच्चा दूध जो है वो सेहत के लिए नुकसानदेह है या ठीक है अगर इस्तेमाल करते हैं तो कोई हर्ज नहीं? और इसको दूध को उबालते हैं तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ें, एक तो ये है कि उसकी ये शेल्फ आपकी लाइफ बढ़ बात जाती मैं है। समझ गया हूँ। उसमें ये है कि जब दूध अडर से बाहर आता है, आपके उसके थन से बाहर आता है, तो बॉडी के अंदर दूध में कोई कंटेमिनेशन या प्रॉब्लम नहीं होती अगर वो एनिमल डिजीज नहीं है किसी हवाले से, हेल्दी एनिमल है। प्रॉब्लम ये होते हैं कि दूध हमारी फ़िज़ा में बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनके सीड्स होते हैं, जिनको हम अपनी ज़ुबान में स्पोर्स कहते हैं। जो ही दूध एक्सपोज होता है वो स्पोर्स उसके अंदर आ जाते हैं। बाल्टी में प्रॉब्लम हो सकता है, ग्वाले के दूध में प्रॉब्लम हो सकता है, उसको ज़ुकाम हो सकता है। अब दूध एक ऐसी चीज़ है जो बैक्टीरिया के लिए सबसे खूबसूरत, सबसे कंड्यूसिव, सबसे अच्छा माहौल है तेज़ी के साथ बढ़ने बोट के लिए। जो ही वो दूध उसमें बैक्टीरिया का स्पोर आता है, उसको अच्छी पीएच मिलती है, अच्छा माहौल मिलता है, वो वहाँ पे मल्टीप्लाई करता है और उसकी वजह से उसमें वो अपना पॉइजन छोड़ता है। जो ही हम जाके आधे घंटे के बाद जाके वो उसको बॉयल करते हैं, वो तो दूध फट जाता है। बुनियादी तौर पे वो बाहर से कंटेमिनेशन होती है। इसलिए कच्चा दूध पीने के लिए ज़रूरी है कि आपका बर्तन भी साफ़ हो और आप उसको टाइम दिए बगैर अगर पी लेते हैं। दूसरा, इसमें थोड़ा सा डाइजेशन का भी इशू होता है कि हर आदमी कच्चा दूध जो है, मे बी आपकी बॉडी के एक अपनी कंपोजिशन, अपना एक रिएक्शन है, उसके रिस्पॉन्स है। तो इस हवाले से अगर न्यूट्रिशनली स्पीकिंग, उबालने से मलाई ऊपर आ जाती है, मलाई आप हटा लेते हैं, उबालते हैं उसकी न्यूट्रिशन को इंक्रीज नहीं करते। उबालने से हम उसकी सेफ्टी, उसको ज्यादा शेल्फ लाइफ, बल्कि न्यूट्रिशन कम हो जाती होगी क्योंकि हम मलाई तो हटा लेते हैं। मलाई हटाने से नहीं, कोई ऐसा नहीं है। मिल्क में कोई फैट्स कम हो बहुत जाएंगे। सारी ऐसी फूड्स हैं जिनमें 80 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर, तो उनमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स वोलेटाइल्स होते हैं और वो निकल जाते हैं हाई टेम्परेचर पे। लेकिन या विटामिन सी है। सिर्फ 10 सेकंड है, एक नुस्खा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो बच्चे दूध नहीं पीते और वालिदैन को बड़ी परेशानी होती है, उसके लिए कोई टोटका बता दें? उसमें कुछ ऐसा नहीं है, उसमें सिर्फ ये एक एटीट्यूड का प्रॉब्लम है। अगर आपने बच्चे को पहले दिन आदत ही नहीं डाली और बच्चे को पिलाया ही नहीं है, तो उसकी बॉडी वक्त के साथ साथ जो है, आप बच्चे की प्रेफरेंस में, मेरा बच्चा है, मुझे बच्चे टॉफ़ी मांग रहा है, मैं उसको टॉफ़ी ले दूंगा, तो मुझे बताएं कि वो दूध कैसे पिएगा। अब कोई हल नहीं है, आप मतलब उसकी एटीट्यूड का है। आप बच्चे को मोल्ड करें, उसको टेक्निकली, बायोलॉजिकली, तो फिर वो अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो तो डॉक्टर्स बताएंगे, लेकिन ऑब्वियसली इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम। आप तीनों मेहमानों को बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, हमने दूध की अफादी में बात की और आपको अंदाज़ा हो गया कि दूध कितना अहम है। दूध अहम है, लेकिन इतना भी अहम नहीं है कि बाकी सारी चीज़ें छोड़ के आप सिर्फ दूध पर रिलाय करें। आप एक मुतवाज़न खुराक लें, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि उसमें बाकी सारे एलिमेंट्स भी शामिल करें ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे, और सेहत अच्छी होगी तो काम अच्छा करेंगे तो मुल्क आगे बढ़ेगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।